नमस्कार। आज हम मैनेजमेंट की दुनिया में एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर चलेंगे। बिल्कुल, एक ऐसा सफर जो हमें ये समझने में मदद करेगा कि आखिर संगठन कैसे चलते हैं। हाँ, मतलब सख्त कंट्रोल और अविश्वास की दुनिया से लेकर कर्मचारियों पर पूरे भरोसे और एम्पावरमेंट तक। और फिर एक ऐसे मॉडल को भी देखेंगे जो शायद इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। हमारे पास डगलस मैकग्रेगर की मशहूर थ्योरी एक्स और वाई और विलियम आउची की फ्योरी जेड पर कुछ बहुत ही अच्छे नोट्स हैं। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि इंसानों को काम पर लगाने के ये अलग-अलग तरीके आखिर हैं क्या। और इससे भी जरूरी ये हमारे सरकारी दफ्तरों यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे काम करते हैं। तो चलिए एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। क्या इंसान स्वभाव से कामचोर होता है या उसे काम में मजा आता है? बिल्कुल, यहीं से हमारी पूरी कहानी खुलती है। तो शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलकर देखते हैं। हमारे नोट्स की शुरुआत होती है डगलस मैकग्रेगर की 1960 की किताब द ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइज से। यहीं पर उन्होंने थियरी एक्स और वाई का जिक्र किया था। चलिए पहले थियरी एक्स से शुरू करते हैं, जो सुनने में ही काफी सख्त लगती है। बिल्कुल, थ्योरी एक्स इंसानी स्वभाव को लेकर एक बहुत ही निराशावादी सिनिकल नजरिया है। अच्छा, हाँ, ये मानकर चलती है कि औसत इंसान काम को पसंद नहीं करता। मतलब उसे काम करना अच्छा नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, और वो हर मौके पर उससे बचना चाहेगा। अच्छा, मतलब इंसान मूल रूप से आलसी है इस थियरी के हिसाब से। इस थ्योरी के हिसाब से हाँ, और क्योंकि लोग कामचोर हैं तो उनसे काम करवाने का एक ही तरीका है। क्या? जबरदस्ती, कंट्रोल और सजा का डर। और तीसरी बात ये मानती है कि ज्यादातर लोग जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, उन्हें बस कोई बताता रहे कि क्या करना है, और वे अपनी नौकरी की सुरक्षा को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। अरे ये तो क्लासिक बॉस इज ऑलवेज राइट वाला फंडा लग रहा है। मतलब अगर कोई सरकारी दफ्तर थियरी एक्स पर चल रहा हो तो वो असल में कैसा दिखेगा, सोचकर ही थोड़ा। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ऐसे दफ्तर में आपको सबसे पहले दिखेगा केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। मतलब सारे फैसले टॉप पर होंगे। हाँ, यानी सारे बड़े फैसले टॉप बॉस ही लेंगे, क्योंकि उन्हें अपने जूनियर्स पर भरोसा ही नहीं है। फिर आएगी लाल फीताशाही, मतलब इतने सख्त नियम और कानून कि कोई कर्मचारी अपनी मर्जी से एक कदम भी न उठा सके। हर चीज के लिए परमिशन लो, हर फाइल पर 10 साइन करवाओ, कुछ ऐसा। बिल्कुल वही। इसके साथ एक बहुत ही सख्त हायरार्की होती है, मतलब कम्युनिकेशन सिर्फ टॉप डाउन होता है। अच्छा। और मोटिवेशन का तरीका वो तो सबसे दिलचस्प है, सिर्फ गाजर और छड़ी। गाजर और छड़ी? गाजर यानी सैलरी और प्रमोशन? हाँ। और छड़ी मतलब सस्पेंशन या खराब परफॉर्मेंस रिपोर्ट का डर? एकदम सटीक। एक पारंपरिक टैक्स कलेक्शन ऑफिस की कल्पना कीजिए। ठीक है। जहां हर कर्मचारी के लिए रोज का टारगेट फिक्स्ड है, उनकी हर कॉल रिकॉर्ड हो रही है, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है, और अगर शाम तक कोटा पूरा नहीं हुआ तो फिर बॉस की डांट पक्की है। बिल्कुल, ये क्लासिक थ्योरी एक्स है। ये तो बाकी में बहुत डिप्रेसिंग माहौल होगा काम करने के लिए। अरे मैनेजमेंट की शुरुआत ही इस शक से हो कि लोग काम नहीं करना चाहते, तो कोई क्यों करेगा? हाँ, तो फिर तो कोई आगे बढ़कर काम क्यों ही करेगा। तो क्या इसका कोई उल्टा, कोई पॉजिटिव नजरिया भी है? हाँ, और शुक्र है कि है। वही है थ्योरी वाई। थ्योरी वाई? ये थ्योरी एक्स का ठीक उल्टा है। इंसानी स्वभाव के बारे में एक बेहद सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण। अच्छा। ये कहती है कि लोगों के लिए काम करना उतना ही नेचुरल है जितना खेलना या आराम करना। ये सुनना कितना अच्छा लग रहा है। मतलब लोग काम को बोझ नहीं समझते। थ्योरी वाई के मुताबिक बिल्कुल नहीं। ये मानती है कि अगर लोग किसी लक्ष्य के प्रति कमिटेड है तो वे खुद को डायरेक्ट और कंट्रोल कर सकते हैं। उन्हें किसी के डंडे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, ये थ्योरी कहती है कि सही माहौल मिलने पर औसत इंसान न सिर्फ जिम्मेदारी लेना सीखता है बल्कि उसे एक्टिवली खोजता है। वाह। रचनात्मकता और इमेजिनेशन कुछ गिने चुने जीनियस लोगों तक सीमित नहीं है, ये हम सब में होती है। तो एक थ्योरी वाई पर चलने वाली सरकारी एजेंसी, उस टैक्स ऑफिस से तो जमीन आसमान का फर्क होगा। वहां कैसा माहौल होगा? बिल्कुल अलग। वहां आपको विकेंद्रीकरण दिखेगा, यानी फील्ड ऑफिसर्स को मौके पर फैसले लेने की आजादी होगी। आपको सहभागी प्रबंधन मिलेगा, जहां नीतियां बनाने में जूनियर्स की राय भी ली जाएगी। अच्छा। काम करने का तरीका उद्देश्यों द्वारा प्रबंधन पर आधारित होगा। मतलब कर्मचारी सिर्फ नियम फॉलो नहीं करेंगे बल्कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने पर ध्यान देंगे।
जैसे किसी जिले में लिटरेसी रेट को 5% बढ़ाना। और मोटिवेशन, वो सिर्फ सैलरी नहीं होगी, है ना? नहीं, यहाँ मोटिवेशन के लिए सम्मान और आत्म साक्षात्कार जैसी ऊंची जरूरतों पर जोर दिया जाएगा। इसका कोई अच्छा उदाहरण है? बिल्कुल, नीति आयोग जैसा कोई पॉलिसी थिंक टैंक सोचिए। ठीक है। वहाँ एक्सपर्ट्स की टीम काम करती है, उन्हें काफी आजादी मिलती है और वे सिर्फ आदेश का पालन करने के बजाय देश की बड़ी समस्याओं को सुलझाने की इंटेलेक्चुअल चैलेंज से मोटिवेट होते हैं। हमारे नोट्स में मैकग्रेगर का ये आइडिया है कि थियरी एक्स अक्सर एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाती है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। मतलब अगर आप मानकर चलेंगे कि आपके लोग कामचोर हैं, तो आप उन पर इतने नियम थोप देंगे कि वे वाकई काम से जी चुराने लगेंगे। बिल्कुल। सोचिए, अगर हर छोटी चीज के लिए आपको 5 फॉर्म भरने पड़े और आपका मैनेजर हर घंटे आपके सर पर खड़ा रहे, तो मैं इनिशिएटिव क्यों लूंगा? आप क्यों लेंगे? आप कोई नया आइडिया क्यों सोचेंगे? आप बस उतना ही करेंगे जितना कहा गया है और कुछ नहीं। मैनेजमेंट का शक धीरे धीरे हकीकत बन जाता है। बिल्कुल। अच्छी बात यह है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अब धीरे धीरे एक्स से वाई की तरफ बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, जैसा हमें न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, एनपीएम और भारत के मिशन कर्मयोगी जैसे सुधारों में दिखता है, जो नियम आधारित होने के बजाय भूमिका आधारित होने पर जोर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि थ्योरी एक्स पूरी तरह से बेकार है? क्या हमें इसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, पूरी तरह से नहीं। तो कहाँ जरूरी है ये? कुछ खास हालात में थियरी एक्स आज भी जरूरी है, बल्कि जान बचाने के लिए जरूरी है। जैसे संकट प्रबंधन। मान लीजिए किसी इलाके में बाढ़ आ गई है या दंगे हो गए हैं। वहां का जिला मजिस्ट्रेट सबसे बैठकर लोकतांत्रिक तरीके से वोट नहीं करा सकता, उसे तुरंत सख्त आदेश देने पड़ते हैं। ये इलाका खाली करो, यहाँ कर्फ्यू लगाओ। बिल्कुल, ये शुद्ध थ्योरी एक्स है। हाँ, ये बात तो सही है। वहाँ आप टीम से राय नहीं ले सकते। इसी तरह पुलिस और सेना जैसी वर्दीधारी सेवाएं, वे अनुशासन और कमांड की एक स्पष्ट श्रृंखला पर चलती हैं। सही बात है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका आकस्मिकता दृष्टिकोण है। मतलब स्थिति के अनुसार अपना स्टाइल बदलो। अच्छा, जैसा देश वैसा भेष। हाँ, एक तरह से। जब इनोवेशन और नए विचारों की जरूरत हो तो थियरी वाई का इस्तेमाल करो, लेकिन जहां सख्त अनुशासन और जवाबदेही चाहिए, वहां थियरी एक्स के तरीकों को अपनाना ही सही है। तो हमारे पास ये दो बिल्कुल विपरीत विचार हैं, एक्स और वाई। एक कहता है कि लोगों से डंडा चलाकर काम कराओ, दूसरा कहता है कि उन्हें आजादी दो। लेकिन क्या असल दुनिया इतनी ब्लैक एंड व्हाइट होती है? नहीं होती। हमारे नोट्स में विलियम आउची की थ्योरी जेड का भी जिक्र है, जो शायद इसी सवाल का जवाब देने की कोशिश करती है। आप बिल्कुल सही जगह पहुंचे हैं। थियरी जेड जो 1981 में आई, एक अलग ही एंगल से देखती है। वो कैसे? मैकग्रेगर का फोकस था कि एक मैनेजर अपने कर्मचारी के बारे में क्या सोचता है, लेकिन आउची का फोकस संगठनात्मक संस्कृति यानी पूरे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर पे था। कल्चर पर। हाँ, उन्होंने 70 और 80 के दशक में जापान की जबरदस्त औद्योगिक सफलता का अध्ययन किया और कहा कि इसका राज उनकी टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि लोगों को मैनेज करने का उनका अनोखा तरीका है। जापानी मैनेजमेंट स्टाइल। जी, मैंने इसके बारे में सुना है। तो थ्योरी जेड क्या है? क्या ये पूरी तरह से जापानी है? नहीं, यही इसकी खासियत है। आउची ने इसे अमेरिकी, जिसे उन्होंने टाइप ए कहा, और जापानी टाइप जे मैनेजमेंट स्टाइल का एक हाइब्रिड बताया। अच्छा, एक हाइब्रिड। हाँ, इस हाइब्रिड को उन्होंने टाइप जेड कहा। और जब हम इसकी विशेषताओं को देखते हैं तो वे सरकारी सिस्टम के लिए बहुत प्रासंगिक लगती हैं। ठीक है, तो ये टाइप जेड संगठन कैसा होता है? इसकी क्या खासियतें हैं? इसकी पहली और सबसे बड़ी खासियत है लंबी अवधि का रोजगार। कर्मचारी ये सोचकर कंपनी ज्वाइन करते हैं कि वो यहीं से रिटायर होंगे। अरे, ये तो हमारी सिविल सेवाओं की स्थायी नौकरी जैसा ही है। एक बार नौकरी मिल गई तो रिटायरमेंट तक की सुरक्षा। बिल्कुल, इससे एक लॉयल्टी और सिक्योरिटी की भावना तो आती है। कर्मचारी को लगता है कि संगठन उसका अपना है। सही है। अगला पॉइंट क्या है? अगला है सहमति से निर्णय लेना, कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग। ये क्लासिक ब्यूरोक्रेसी के बिल्कुल खिलाफ है, जहां बॉस का आदेश ही सब कुछ होता है। मतलब सब मिलकर फैसला लेंगे? हाँ, थ्योरी जेड में कोई भी बड़ी नीति बनाने से पहले बॉस अपनी पूरी टीम से सलाह मशवरा करेगा। लेकिन इसमें तो फैसले लेने में बहुत देर लग जाएगी, खासकर सरकारी काम में। अगर हर किसी से पूछने लगे तो फाइलें तो कभी आगे ही नहीं बढ़ेंगी। बिल्कुल, और यही इसकी एक बड़ी चुनौती है, जिस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन इसका फायदा ये है कि जब फैसला हो जाता है तो उसे लागू करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सब लोग पहले से ही सहमत होते हैं। बिल्कुल। अब आपके सवाल पर आते हैं कि जिम्मेदारी किसकी होगी।
यहीं पर तीसरी विशेषता आती है, व्यक्तिगत जिम्मेदारी। अच्छा। भले ही फैसला सबने मिलकर लिया हो, लेकिन अंत में जवाबदेही विभाग के प्रमुख की ही होगी। ये दिलचस्प है, मतलब टीम वर्क भी और व्यक्तिगत जवाबदेही भी। और प्रमोशन का क्या वहां भी जल्दी जल्दी प्रमोशन होते हैं? नहीं, बल्कि इसका उल्टा। चौथी विशेषता है धीमा मूल्यांकन और पदोन्नति। ये तो फिर से हमारे सिविल सेवाओं के वरिष्ठता के सिद्धांत जैसा है। हाँ बिल्कुल। औची का तर्क है कि इससे अधिकारियों में वो क्या कहते हैं, संस्थागत स्मृति, इंस्टीट्यूशनल मेमोरी गहरी होती है। वे शॉर्ट टर्म नतीजों के लिए जल्दबाजी में फैसले नहीं लेते। कंट्रोल के बारे में क्या सब कुछ भरोसे पर चलता है या नियम भी होते हैं? दोनों। पांचवी विशेषता है स्पष्ट उपायों के साथ अंतर्निहित नियंत्रण। इसका मतलब थोड़ा गहरा है। समझाइए। नियंत्रण सिर्फ बाहरी नियमों, एक्सप्लिसिट कंट्रोल से नहीं आता, बल्कि संगठन की साझा संस्कृति और मूल्यों, इम्प्लिसिट कंट्रोल से भी आता है। हालांकि प्रदर्शन को मापने के लिए फॉर्मल तरीके भी होते हैं। इसका कोई उदाहरण? जरूर। मान लीजिए एक सरकारी डॉक्टर है। उसे मरीजों का अच्छे से इलाज इसलिए करना चाहिए क्योंकि यह उसकी पेशेवर नैतिकता और सेवा की भावना है। यानी अंतर्निहित मूल्य। हाँ, न कि सिर्फ इसलिए कि अस्पताल का सुपरिटेंडेंट राउंड पर आ रहा है, जो कि बाहरी नियंत्रण है। बिल्कुल। थ्योरी जी इस अंदरूनी मोटिवेशन पर बहुत जोर देती है। समझ गया। और करियर कैसा होता है? क्या लोग एक ही तरह का काम करते रहते हैं? नहीं, और यही छठी विशेषता आती है, मध्यम रूप से विशेषीकृत करियर पथ। अच्छा। ये हमारे आईएएस जैसे जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स के विचार का समर्थन करता है, जो अपने करियर में स्वास्थ्य, वित्त, रक्षा जैसे कई अलग अलग विभागों में काम करते हैं। इससे उन्हें शासन का एक समग्र, होलिस्टिक व्यू मिलता है। बिल्कुल। और आखिरी और शायद सबसे अनोखी विशेषता है समग्र चिंता, होलिस्टिक कंसर्न। समग्र चिंता मतलब ये कि संगठन सिर्फ कर्मचारी के 9 से 5 के काम की परवाह नहीं करता, बल्कि उसके पूरे जीवन की, उसके परिवार, स्वास्थ्य, रहने की जगह, सबकी चिंता करता है। अच्छा, जैसे सरकारी क्वार्टर या सीजीएचएस जैसी स्वास्थ्य सेवाएं? हाँ, ये सब सिर्फ भत्ते नहीं है। थ्योरी जेड के नजरिए से ये राज्य और सिविल सेवक के बीच एक पारिवारिक रिश्ता बनाने का निवेश है। वाह, ये सुनने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या सच में कोई संगठन, खासकर कोई सरकारी संगठन, इस तरह काम करता है? औची ने कोई उदाहरण दिया था? हाँ, और उनका उदाहरण आपको चौंका सकता है। उन्होंने अमेरिकी सेना को हाँ, अमेरिकी सेना को पश्चिम में थ्योरी जेड संगठन का एक क्लासिक उदाहरण बताया था। अमेरिकी सेना? मैंने कभी इस नजरिए से सोचा ही नहीं था। सोचिए, वहां आपको आजीवन करियर का रास्ता मिलता है। सैनिकों और उनके परिवारों के लिए पूरी चिंता की जाती है, जैसे बेस पर घर, बच्चों के लिए स्कूल। वे अपने करियर में अलग अलग भूमिकाएं निभाते हैं, और सबसे बढ़कर उनमें सम्मान और कर्तव्य का एक बहुत मजबूत कोड होता है, जो एक तरह का अंतर्निहित नियंत्रण है। थ्योरी जेड सुनने में तो बहुत आदर्श लगती है, सब मिलकर काम करें, कंपनी परिवार की तरह हो। लेकिन क्या ये हकीकत में मुमकिन है, खासकर भारत जैसे बड़े और डाइवर्स देश के सरकारी दफ्तर में? मुझे तो ये थोड़ा आइडियलिस्टिक लगता है। आपका शक बिल्कुल जायज है। इसे लागू करने में बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे? पहली है सहमति का जाल। सहमति से निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत धीमी हो सकती है, और इससे पॉलिसी पैरालिसिस हो सकता है। बिल्कुल। जैसा हमने पहले बात की, आपात स्थिति में आपको कमांड एंड कंट्रोल चाहिए, न कि कमेटी की बैठकें। और जवाबदेही का क्या? अगर नियम ढीले कर दिए और सब कुछ भरोसे पर छोड़ दिया तो भ्रष्टाचार का खतरा नहीं बढ़ जाएगा? ये दूसरी और बहुत गंभीर चुनौती है। एक प्राइवेट कंपनी में जहां हर चीज मुनाफे से जुड़ी होती है, वहां अनौपचारिक नियंत्रण काम कर सकता है। लेकिन सरकार में जहां मुनाफा लक्ष्य नहीं है, वहां सिर्फ संस्कृति पर भरोसा करने से भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद को बढ़ावा मिल सकता है। और संस्कृति की बात करें तो क्या आप एक संस्कृति को दूसरी जगह कॉपी पेस्ट कर सकते हैं? यही तीसरी और सबसे बड़ी चुनौती है, सांस्कृतिक प्रतिरोध। आप जापान की सामूहिक संस्कृति को भारत जैसे विविध और व्यक्तिवादी समाज पर बस चिपका नहीं सकते। सही बात है। एक साझा संस्कृति बनाना जहां करोड़ों सरकारी कर्मचारी एक जैसे मूल्यों को माने और उससे प्रेरित हों, ये एक बहुत ही मुश्किल काम है। तो फिर इन सब का क्या मतलब निकलता है? हमारे पास थ्योरी एक्स कंट्रोल, थ्योरी वाई सशक्तिकरण और थ्योरी जेड संस्कृति है।
अगर कोई नया सिविल सर्वेंट इन तीनों के बारे में सीखता है तो उसे अपने लिए क्या सबक लेना चाहिए? निष्कर्ष ये है कि कोई एक जादुई थ्योरी नहीं है जो हर जगह काम करे। ये तीनों सिद्धांत एक ही समस्या को देखने के लिए 3 अलग-अलग चश्मे हैं, अलग-अलग लेंस। बिल्कुल। मैकग्रेगर X और Y हमें दिखाते हैं कि एक मैनेजर की अपनी टीम के बारे में सोच कितनी शक्तिशाली हो सकती है और कैसे ये असलियत को बदल सकती है। और आउची? वहीं आउची की थ्योरी Z हमें एक वफादार और समर्पित संगठन बनाने का नक्शा देती है जो सिर्फ नियमों पर नहीं बल्कि विश्वास और संस्कृति पर चलता है। तो ये किसी एक को चुनने के बारे में नहीं है? बिल्कुल नहीं, ये समझने के बारे में है कि किस स्थिति में, किस टीम के साथ और किस लक्ष्य के लिए कौन सा तरीका सबसे अच्छा काम करेगा। असल में थ्योरी Z क्लासिकल स्कूल जो नियमों पर जोर देता है, और ह्यूमन रिलेशन स्कूल, हाँ, जो लोगों पर जोर देता है, इन दोनों के बीच एक पुल बनाने की कोशिश करती है। बहुत खूब। तो संक्षेप में आज हमने मैनेजमेंट के 3 अलग-अलग नजरिए देखे। एक जो कहता है कि इंसान पर भरोसा मत करो और उसे कंट्रोल करो, थ्योरी X। दूसरा जो कहता है कि इंसान पर भरोसा करो और उसे आजादी दो, थ्योरी Y। और तीसरा जो कहता है कि एक ऐसी संस्कृति बनाओ जहां भरोसा और वफादारी अपने आप पैदा हो, थ्योरी Z। बिल्कुल। और ये चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर आके खत्म होती है। वो क्या? हमने ये तो देखा कि सिद्धांत सरकारी कामकाज को कैसे प्रभावित करते हैं, लेकिन एक नागरिक के तौर पर जब हम किसी सरकारी दफ्तर जाते हैं, तो क्या हम वहाँ के माहौल को देखकर ये पहचान सकते हैं कि वहाँ कौन सी थ्योरी काम कर रही है? क्या वहाँ के कर्मचारी डर से काम कर रहे हैं या उन्हें अपने काम पे गर्व है? या फिर वहाँ एक मजबूत टीम कल्चर है? बिल्कुल। और इससे भी बड़ा सवाल, क्या एक नागरिक के तौर पर हमारे अपने व्यवहार से हम उस दफ्तर की संस्कृति को धीरे धीरे X से Y की ओर ले जाने में मदद कर सकते हैं? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।